नमस्कार। मैं डॉक्टर संजय कुमार फिर से आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ। कल के वीडियो में हम लोगों ने राष्ट्रीय एकीकरण की चुनौतियाँ विषय पर बातचीत की थी। कल के वीडियो में हम लोगों ने भारत की स्वतंत्रता के शैशव काल में अर्थात 15 अगस्त 1947 और उसके बाद के समय में हमारे देश के समक्ष जो चुनौतियां थी उनके ऊपर चर्चा की थी। सबसे बड़ी जो चुनौती थी वो थी देशी राज्यों के भारत में विलय की। सरदार पटेल के कुशल नेतृत्व में वह कार्य सफलतापूर्वक पूरा हो गया। हमारी संविधान सभा ने देश के लिए एक शानदार संविधान का निर्माण किया। लोकतांत्रिक संस्थाएं खड़ी की गई और देश के लोगों को यह विश्वास हो गया कि वे अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी आशाओं, अपनी इच्छाओं, अपनी आकांक्षाओं के अनुरूप एक वास्तविक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना कर सकते हैं, चला सकते हैं। भारत की स्वतंत्रता के बाद का काल ऊंची उम्मीदों का काल था। जनता में अपने नेताओं के प्रति अगाध श्रद्धा थी, विश्वास था। उनकी अपेक्षाएं भी बहुत ऊंची थी कि जल्द ही देश से गरीबी समाप्त हो जाएगी, सभी के हाथों में रोजगार होगा, सभी लोग शिक्षित होंगे, कोई गरीब नहीं होगा, देश में राम राज्य आ जाएगा। भारत में हमेशा से एक राम राज्य का एक आदर्श चला आ रहा है। भगवान राम के बारे में माना जाता है कि उन्होंने अपने शासन काल में अयोध्या में एक ऐसी शासन व्यवस्था की नींव रखी थी जहां पे जनता के कल्याण को ही सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती थी। तो वह राम राज्य का आदर्श भारत के लोगों के मन में हमेशा से बसा हुआ रहा है। लेकिन आजादी के बाद जो चुनौतियां थी, जो समस्याएं थी, उसे रातों रात दूर करना संभव नहीं था। भारत अत्यंत विशाल देश है, न सिर्फ क्षेत्रफल में बल्कि आबादी में भी। तो कई ऐसी समस्याएं और थीं जिनका निराकरण करना अत्यंत आवश्यक था। सबसे बड़ी जो समस्या थी, विभाजन के बाद भी देश में क्षेत्रीय आकांक्षाएं फलीभूत हो रही थी। उत्तर दक्षिण का विवाद एक और था, पूर्व पश्चिम का विवाद एक और था। दक्षिण भारत के लोगों को लगता था कि राजनीति में, प्रशासन में, हर क्षेत्र में उत्तर भारत के लोग हावी हैं। उत्तर भारत के लोगों को भी कुछ ऐसी ही शिकायतें थी। उन्हें लगता था कि सारा उद्योग, व्यापार, तकनीकी शिक्षा, विज्ञान पर दक्षिण भारत के लोग हावी हैं। तो ये उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम का भेदभाव समाप्त हो। लोग यह सोचें कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक और पोरबंदर से लेकर असम के सिलचर तक, अरुणाचल प्रदेश तक पूरा भारत एक है, इसके लोग एक हैं, इसकी सफलताएं पूरे भारत की सफलताएं हैं और जो चुनौतियां देश के किसी एक भाग के सम्मुख हैं, वो चुनौतियां सारे देश के लिए है, ना कि उस भाग विशेष के नागरिक के लिए। कई इलाकों से भाषाई आधार पर राज्यों की पुनर्गठन की मांगे भी उठ रही थी। तब जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी उसे बंबई प्रांत का रूप दे दिया गया था और वहां के मराठी भाषी लोग अपने लिए अलग महाराष्ट्र चाहते थे और गुजराती भाषी लोग अपने लिए अलग गुजरात चाहते थे। इसी प्रकार
मद्रास प्रेसिडेंसी को मद्रास प्रांत का रूप दिया गया था। मलयालम बोलने वाले अपने लिए एक अलग प्रांत चाहते थे, कन्नड़ बोलने वाले अपने लिए एक अलग प्रांत चाहते थे। उसी प्रकार तेलुगु बोलने वालों को भी एक प्रांत चाहिए था। उन्हें लगता था कि मद्रास प्रांत में तमिल भाषियों का प्रभुत्व है, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो, सरकारी सेवाओं का क्षेत्र हो, कला जगत हो, सब जगह तमिल वालों का प्रभुत्व है। ऐसा उस विशाल जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी उसके विभिन्न भागों में बसे हुए लोगों को ऐसा प्रतीत होता था। भाषा की भी बात थी। हिंदी को देश की भारत सरकार की राजभाषा के रूप में चुन लिया गया था। इसके अलावा 14 अन्य भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया था। इन सभी भाषाओं का दर्जा समान था और साथ ही यह प्रावधान भी किया गया था कि संविधान लागू होने से अगले 15 वर्षों तक अंग्रेजी सहायक आधिकारिक भाषा के रूप में उपयोग में लाई जाती रहेगी और इन 15 वर्षों की अवधि में केंद्र सरकार को और राज्य सरकारों को हिंदी का इस प्रकार से विकास कर लेना था कि उसे एक अखिल भारतीय भाषा के रूप में अपना लिया जाए। लेकिन शुरुआती जोश के बाद यह भाषा की समस्या भी एक दूसरा रूप लेने लगी। खासतौर पे तमिलनाडु में हिंदी विरोध का स्वर बहुत तेज हो गया और वहां के लोगों की मांग थी कि तमिल को भी हिंदी के बराबर का दर्जा दिया जाए। बंगाल के लोगों का जोर बंगाली भाषा के ऊपर था, गुजरात के लोगों का गुजराती भाषा के ऊपर। तो भाषा की समस्या भी एक बहुत बड़ी समस्या थी और यह भाषा की जो समस्या थी यह राज्यों के निर्माण के साथ जुड़ गई। अर्थात यह मांग होने लगी कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए और इसी के नतीजे में हम लोग देखते हैं कि भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण हुआ। सबसे पहला भाषाई राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश बना, जो कि तब के मद्रास राज्य को काटकर बनाया गया। फिर कन्नड़ भाषियों के लिए तब के मैसूर के इलाके को लेकर कर्नाटक राज्य बनाया गया और मलयालम बोलने वालों के लिए केरल प्रांत का गठन किया गया और शेष जो तमिल भाषी इलाके थे वो तमिलनाडु के नाम से राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। इसी प्रकार बंबई प्रांत का पुनर्गठन किया गया। मराठी भाषियों को महाराष्ट्र दे दिया गया और गुजराती भाषा बोलने वाले लोगों के इलाके को गुजरात के रूप में एक नए प्रांत के रूप में सामने लाया गया। पंजाब का भी विभाजन हुआ। हिंदी बोलने वाला और मुख्यतः हिंदू धर्म मानने वाला जो क्षेत्र था वह हरियाणा बन गया। पर्वतीय क्षेत्रों को, जहां की भाषा हिंदी थी और पहाड़ी थी, हिमाचल प्रदेश के रूप में पहले केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, बाद में उसको भी राज्य का दर्जा दे दिया गया और मुख्यतः सिख आबादी और जो पंजाबी बोलते थे उनके लिए पंजाब प्रांत रहा और चंडीगढ़ को पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी के रूप में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करके इस समस्या का समाधान खोजने की कोशिश की गई। एक बहुत बड़ी समस्या देश की आजादी के साथ उत्पन्न हुई, या कहें कि उससे पहले से चली आ रही थी, सैकड़ों वर्षों से चली आ रही थी, जिसे अंग्रेजों ने और ज्यादा भड़काने का काम किया। वह समस्या थी भारत में विद्यमान सांप्रदायिकता की समस्या। जैसे जैसे अफगानिस्तान के, तुर्की के, ईरान के, अरब के अन्य भागों के आक्रमणकारी भारत आते गए, भारत की क्षेत्रीय ताकतें उनको रोकने में असफल रही। जैसे जैसे तुर्कों का, अरबों का, अफगानियों का भारत में राज्य स्थापित होते गया, वो
अपने साथ इस्लाम लेकर आए थे। इस्लाम अपने आप में एक खूबसूरत धर्म है, इंसान की भलाई की बात करता है, लेकिन ये जो बाहरी शासक आए थे इनकी अपनी व्याख्याएं थी। इन्होंने स्थानीय हिंदू जनता के ऊपर अत्याचार शुरू किए, उनके ऊपर धर्मांतरण का दबाव डाला, या फिर उन्हें अपना धर्म मानने के बदले में एक प्रकार के कर चुकाने की सजा दी, जिसे जजिया कर कहा जाता था। आगे चलकर अंग्रेजों ने सत्ता हड़प ली, फिर अंग्रेज चले गए, देश का धर्म के आधार पर विभाजन करते गए। क्योंकि मुसलमानों को मुस्लिम राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान दे दिया गया था, इसलिए आजादी के पश्चात देश के हिंदुओं में बचे हुए मुसलमानों के प्रति कोई बहुत अच्छा भाव नहीं था। वे उन्हें संदेह की नजर से देखते थे। उसके पश्चात कुछ ऐसी देश में समस्याएं थी जिसने इस सांप्रदायिकता को और बढ़ावा देने का काम किया। मुस्लिम शासन के दौर में विदेशी आक्रमणकारियों ने अयोध्या में भगवान राम के जन्म स्थल पर उपस्थित मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद का निर्माण कर दिया था। बनारस स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर उस पर एक मस्जिद बना दी गई थी जिसे ज्ञानवापी मस्जिद कहा जाता है। और मथुरा में कृष्ण की जन्मस्थली पर ईदगाह का निर्माण कर दिया गया था। ये घटनाएं मध्यकाल में हुई। अगर स्वतंत्रता के पश्चात हमारे शासक चाहते तो दोनों पक्षों के लोगों को आपस में बिठाकर समझा बुझाकर दोनों को किसी न किसी प्रकार से उनके धर्म स्थल के संबंध में एक आपसी विश्वास पैदा करके इस समस्या का समाधान किया जा सकता था। संविधान के भावना के अनुरूप सभी लोगों के धर्म विश्वास को ध्यान में रखते हुए एक समान नागरिक संहिता लाई जा सकती थी, तो शायद सांप्रदायिकता का विश्व वृक्ष खड़ा ही नहीं होता। लेकिन हमारे शासक, हमारे जनप्रतिनिधि इस कार्य में विफल रहे और ये तमाम बातें देश में सांप्रदायिकता का कारण बन गई। विभिन्न धर्मों के लोग वैसे तो साथ साथ रहते थे, साथ साथ कार्यालय में काम किया करते थे, आते जाते थे, लेकिन उनके मन में हमेशा अपने धर्म की श्रेष्ठता का भाव, दूसरे धर्म को हीन मानने का भाव ये बना रहा। कोई पक्ष झुकना नहीं चाहता था और इस कारण देश भर में समय समय पर दंगे होते हैं। इन दंगों में सैकड़ों हजारों लोगों की जान जाती है, बहुमूल्य राष्ट्रीय संपत्ति और निजी संपत्ति का नुकसान होता है। प्रेम और भाईचारे का स्थान घृणा और कटुता ले लेती है। तो सांप्रदायिकता की समस्या भी हमारे देश में शुरू से ही विद्यमान रही है और आगे चलकर सीमा पार उग्रवाद ने स्थिति को जटिल बनाने का काम किया। पाकिस्तान ने पंजाब और कश्मीर में वहां के उग्रपंथी तत्वों को बढ़ावा देना शुरू किया। 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान की पराजय हुई थी, उसके दो टुकड़े हो गए थे और पाकिस्तानी नेतृत्व यह समझ गया कि भारत से सीधी लड़ाई में वो कभी नहीं जीत सकते। तो उन्होंने भारत को हजार घाव देने की नीति अपनाई और भारत में खासतौर से पंजाब में और कश्मीर में जो असंतुष्ट तत्व थे उनको अपने देश बुलाकर धन से, हथियारों से, सैनिक प्रशिक्षण से मदद करने लगा ताकि वो भारत में सत्ता प्रतिष्ठान को चुनौती दें, भारत में तोड़फोड़ करें, विध्वंसक गतिविधियां करें, यहाँ के नागरिकों को मारे ताकि नागरिकों के बीच में धर्म के आधार पर फूट पड़ जाए, वो आपस में लड़ मरे और राष्ट्रीय एकता कमजोर हो जाए। ये सौभाग्य की बात है कि
सीमा पार से पाकिस्तान द्वारा उकसावे की तमाम कार्रवाइयों के बावजूद देश की अधिसंख्य जनता भारत में, एक भारत में विश्वास करती है। आगे चलकर हम लोगों ने यह भी देखा कि चीन ने भारत में वामपंथी उग्रवाद को बढ़ावा देने का काम किया। भारत में बहुत ज्यादा गरीबी है, संपत्ति का असमान वितरण है। भारत की राज्य सरकारें, भारत की केंद्रीय सरकारें, चाहे वो किसी भी दल की हो, इन समस्याओं के निराकरण का प्रयास कर रही है। लेकिन बढ़ती जनसंख्या, हमारी जो तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या है, हम 36 करोड़ से 136 करोड़ से ज्यादा हो चुके हैं। इसके कारण गरीबी निवारण की, पूर्ण साक्षरता की, सबको स्वास्थ्य की योजनाएं विफल हो जाती हैं। तो क्या किया चीन वालों ने? उन्होंने हमारे देश के गरीब लोगों को बंदूक के जोर पर सत्ता और संसाधनों पर कब्जा करने का ख्वाब दिखाना शुरू किया और उनको हर तरह का समर्थन देना शुरू किया। तो देश के आंतरिक हिस्सों में भी, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो, पश्चिम बंगाल हो, यहाँ भी उग्रवाद की घटनाएं बढ़ने लगी। ये सौभाग्य की बात है कि हमारे सुरक्षा बलों ने, हमारे केंद्रीय अर्धसैनिक बलों ने और हमारे नागरिक प्रशासन ने इन मामलों को अच्छे से संभाला है। अभी भी ऐसी छिटपुट घटनाएं होती हैं, लेकिन गरीबी उन्मूलन और विकास पर जोर देके इन समस्याओं को काबू में पाया गया है और विकास की गति को और तीव्र करके इन समस्याओं से भी निपटा जा सकता है। और आज के समय में हम कह सकते हैं कि तमाम छोटी छोटी बातों के बावजूद देश के 99.99% व्यक्ति भारत में विश्वास करते हैं, भारतीयता में विश्वास करते हैं और ये मानते हैं कि एक दिन भारत का और भारतीयों का अच्छा समय आएगा। भारत फिर से विश्व मंच पर अपना पुराना गौरव प्राप्त करने में सफल होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने भारत के राष्ट्रीय एकीकरण के सम्मुख प्रस्तुत चुनौतियों और उनके निराकरण के बारे में चर्चा की। आप सबों से आग्रह है कि इस वीडियो को ध्यान से सुने, इसके आधार पर तैयारी करें। आपके मन में जो भी शंकाएं आती हो वो व्हाट्सएप ग्रुप पर पोस्ट करें ताकि मैं आपकी शंकाओं का समाधान कर सकूं। लॉकडाउन धीरे धीरे हट रहा है, बाजार खुल रहे हैं, आवागमन शुरू हो रहा है, लेकिन कोरोना का संकट समाप्त नहीं हुआ है। आप घर से निकलते समय सावधान रहें, अपना ख्याल रखें।